तो ईरान इजराइल के जो भी वॉर चल रहा है तो उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन कितना तक अचीव कर रहा है। पूरे जितने भी वर्ल्ड सिनेरियो है उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चाइनीज जो कह रहा है कि भाई हम एक इमर्जिंग इमर्जिंग नहीं तो एक सेकेंड वर्ल्ड पावर है या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। तो उस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी रियलिटी है। फिर ये इसको देखेंगे कि जो नेटो है उस नेटो को जब ट्रम्प आने के बाद जिस तरीके से नेटो को वीक किया है और रसिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से ट्रम्प ने नेटो और यूरोपियन की जो सिक्योरिटी है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन उसको ताक पे रहते रखते हुए फिर उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जिस उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे जो भाई ईरान क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ईरान पूरे गल्फ पे अटैक कर रहा है। ठीक। तो उसके बाद ये देखेंगे कि जो अभी यूएस और इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था अ, कि या है कि हम रिजीम चेंज करेंगे तो उसमें क्या रियलिटी है, या फिर जो ईरान की जो रिजीम है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो भाई किस तरीके से अभी इस टेंस सिचुएशन को टैकल किया जाए। तो जितने भी इसके डायमेंशंस हैं उसको हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सो अब हम इसको देखते हैं यहाँ से। ठीक। तो जस्ट एक मिनट, ये क्यों नहीं चल रहा, इसको एक मिनट देखते हैं। क्या है? हम्म, तो एक एक करके हमारे पॉइंट को देखने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक। ये देखिए ईरान और इजराइल, यूएसए। देखिए सबसे पहले यदि हम ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो यूएस का ऑब्जेक्टिव या ईरान इजराइल का ऑब्जेक्टिव इसमें है क्या। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ पे रिजीम को चेंज किया जाए और न्यूक्लियर वेपन को जो बनाने की बात कर रहा है ईरान, तो उसके सपने को ख़त्म किया जाए। यदि आप देखोगे कि यदि अभी यूएस और इजराइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से हम इजराइल ईरान की जो सिक्योरिटी या जिस जो उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको वो वीक कमज़ोर करे पूरी तरीके से। अब आप ये देखोगे तो ईरान की जो मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी है उसके पास एयर पावर उतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि यदि देखोगे तो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है और ये सैंक्शन मतलब क्या हो गया कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री उसको हेल्प नहीं करेगा, जो हेल्प करेगा उसको अमेरिकन या वेस्ट की तरफ से फिर उससे ट्रेड नहीं होगा, तो यही सैंक्शन होता है। तो इसीलिए यदि आप देखोगे तो हमें ईरान का एयर पावर उतना स्ट्रांग नहीं नहीं था, या जो कुछ भी उसे हेल्प किया वो रसिया ने अपना हेल्प किया होगा तो क्या होगा, या चाइनीज़ ने जो अपना इंटरनली हेल्प किया है वो हेल्प किया। लेकिन पब्लिक डोमेन में आप देखोगे उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ वैसी है, तो है उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ के नाम पे क्या है, तो मिसाइल हो गया और ड्रोन हो गया। दो मिसाइल और ड्रोन वही है। तो इसकी एक सीमा होती है, यदि उसकी जितने भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्रेंथ है उसको यदि ख़त्म कर देगा तो कम से कम ये होगा कि जो रिटेलिएशन कर रहा है ईरान उसमें कमी है, जो अमेरिकन या इजराइल की ऑब्जेक्टिव है। दूसरा चीज़ यदि देखोगे तो जिस तरीके से हमें इन लोगों का स्टेटमेंट था, वहाँ के पब्लिक को कह रहा था जो भाई आप चाहते हैं कि हम आए वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो पहले का जो गवर्नमेंट था उसको लेके आए। तो रजा साहब पहलवी वाला टाइम जो था वो, या आप लोग रिजीम के अगेंस्ट हैं तो हम आपका हेल्प करने के लिए आए हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भाई वहाँ के लोगों को हम
बोले कि वो सड़क पे आए और अपना रिजीम चेंज करके अपना जो गवर्नमेंट चाहते हैं वो करें। क्योंकि इसमें ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो रज़ा शाह पहलवी जो था, जो उसका जो बेटा या पोता जो भी है, वो जिस तरीके से पब्लिक में आया है, स्टेटमेंट दे रहा है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि जब भाई रिजीम हटेगा तो ये टेक ओवर करेगा। तो इसमें क्या होगा वो, तो अमेरिकन के माइंड में ये भी होगा जो भाई हम रिजीम को ख़त्म कर देंगे, अयतुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद वहाँ पे पब्लिक आउटरीच होगा या पब्लिक सड़क पे आएगा और तुरंत वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन अब क्या, आपको क्या लगता है कि क्या जो अमेरिकन का मिलिट्री जो पॉलिसी मेकर होगा ये इस पॉसिबिलिटी को लेके नहीं चला होगा? पॉसिबिलिटी तो हर एक पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, जो भाई ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है। तो हर एक पॉसिबिलिटी की क्या क्या हो सकती है उसको लेके चले चला होगा, तभी तो वो सब कुछ देख के फिर ये स्टार्ट किया। तो वो ये सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे ईरान में हुआ क्या, रिजीम में एक अयतुल्ला खamenei का हटने के बाद सेकंड लाइन जो था वो आया, थर्ड लाइन जो था वो आया, तो वो पूरा एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे मेन ये है कि अभी यूएस इजराइल का ये है कि भाई इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को ख़त्म करो, और इसका जो आईआरजीसी का जो पूरा कंट्रोल है, क्योंकि पब्लिक रोड पे तभी आएगा जब उसको अथॉरिटी की तरफ से किसी भी तरीके का ऑब्स्टकल ना हो। तो जो आईआरजीसी का 40 साल का जो कंट्रोल है ईरान के अंदर, वो इतना ईजिली तो ख़त्म नहीं होगा। पब्लिक इजली तो ख़त्म नहीं होगा। तो अभी अमेरिकन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भाई इसकी जो पूरे स्टेट को जो कंट्रोल कर रखा है, किसी को बाहर नहीं निकलने देगा, उस कंट्रोल को हम कमज़ोर कर दें, तो पब्लिक रोड पे आएगा तो ऑब्वियसली रिजीम चेंज हो जाएगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है और कितना करने में, और ये कितना ईजी काम है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भाई पब्लिक में भी ये बहुत परसेंटेज ऐसे भी हैं कि रिजिम के सपोर्ट में हैं। दूसरा, अब ईरान के जो वहाँ पे है, जो अभी पावर में है, वो चाहता है कि, क्योंकि रिजिम या ईरान के इंटरनल में तीन कैटेगरी के लोग हैं। एक है प्रो रिजिम, एक है एंटी रिजिम, एक है बॉर्डर लाइन पे है। जो प्रो रिजिम भी जा सकते हैं और एंटी रिजिम भी जा सकते हैं, ठीक। तो अब चाहता है कि अब ईरान का यही होगा कि जो भाई जो एंटी रिजिम है उसको अपने तरफ खींचा जाए, जो बॉर्डर लाइन पे है उसको अपनी तरफ खींचा जाए। उसके लिए उसने क्या कर, जैसे कि देखेंगे कि अभी बताया जा रहा है स्कूल पे अटैक हुआ है, 150 बच्चे मारे गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो तो एक इमोशनल सेंटिमेंट को क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि जो है जो बॉर्डर लाइन है, फिर ईरानियन प्राइड, ईरानियन कल्चर, ईरानियन 6,000 साल पहले ये जो ईरानियन सभ्यता है, ईरानियन किसी के सामने घुटने नहीं टेका, इस तरीके से ईरानियन प्राइड को आगे किया जाएगा। तब जो प्रो रिजिम है वो लोग आएंगे। ये अभी ईरान का एक प्राइम टारगेट रहेगा। दूसरा चीज़ आप ये देखोगे देखोगे कि 1988 टू 88, 80 से लेकर 88 के बीच में जो फर्स्ट गल्फ वॉर था इराक के साथ, तो जिसमें इराक को पूरी तरीके से अमेरिकन का सपोर्ट था। तो उस टाइम भी ईरान कमज़ोर होने के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेका, उसके सामने फाइट किया, ठीक। तो वो सब चीज़ भी दिखाएगा वहाँ के पब्लिक का, जो हम किसी के सामने जो घुटने बात टेकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। हमारे 6,000 साल पहले का जो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारे हम उसमें किसी के अंदर नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रो रिजिम का परसेंटेज बढ़ जाए, तो फिर ये एक यूएस इजराइल के लिए टफ होगा। तो ये तो आने वाले टाइम में डिसाइड करेगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि यदि वहाँ के मिलिट्री को पूरी तरीके से घुटने पे ला देगा, या फिर जो इंटरनल कंट्रोल है, जो वहाँ पे पुलिस का कंट्रोल है, जो पब्लिक को आगे नहीं आने देता है, या जो एंटी रिजिम है उसको आगे नहीं आने देता है, वो यदि चला आ गया, उस कंट्रोल को यदि ख़त्म कर दिया, तो मे बी ये चेंज हो सकता है। तो वो तो आने वाले टाइम में दिखेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दूसरी बात पे हम हाँ, दूसरा जो एंगल है इसमें उसमें बात करेंगे। अब ईरान जो है ये पूरे गल्फ पे क्यों अटैक कर रहा है? गल्फ पे अटैक करने के पीछे में पीछे दो तीन ऑब्जेक्टिव ईरान का रहा होगा। एक तो ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि जो भाई ये, जब हम पीस टेबल पे आए, क्योंकि आज न कल आएगा ये पीस टेबल पर, तो जब भी आए तो एक तो जो गल्फ
कि जो जितनी भी कंट्री है, उसके मन में ये हमेशा ये रहेगा जो भाई हम यूएस के एक तरीके से प्रॉक्सी बन के रहें या यूएस के अंडर रहें, इसी वजह से हमारे कंट्री में अटैक हुआ है। तो या तो वो फिर यूएस के साथ वो करेगा जो भाई आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए जाइए, हम अपनी सिक्योरिटी को खुद देख लेंगे। और उसमें दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि जितने भी सुन्नी कंट्री है वो फिर खुद बैठे और वो फिर एक तरीके के नाटो टेफ बनाए जो भाई यदि, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है, तो यहाँ पे ईरान कह रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ हम यूएस से हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यदि तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर यूएसए को यहाँ से हटाए, जितने भी ये हैं। अब ये हटाएगा कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा अलग चीज़ है, ये अलग बात है, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। तो वो हटाए क्योंकि फिर ये सारे कंट्री बोलेंगे नहीं नहीं आप यहाँ, आपकी वजह से ये सब हुआ है, आप यहाँ से जाइए, हम अपनी सिक्योरिटी को खुद देखेंगे। तो फिर एक मिलिट्राइजेशंस का एक होड़ लगेगा पूरे गल्फ के अंदर। फिर दूसरा चीज़ जो टर्की है या सऊदी है, ये दोनों जो कह रहा है कि जो भाई वी आर द मास्टर ऑफ द दिस गल्फ रीजन, तो वो उसके पास फिर ये चीज़ होगा। तीसरा चीज़ ये भी हो सक उसके पास एक मौका होगा, वो ये चीज़ करेगा। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि ईरान इसके बाद अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा और सबको धमकाएगा जब भाई देख लो यदि यहाँ पे रहेगा इस सब का इंटरेस्ट या यूएसए या ये जो भी रहेगा, तो हम ऐसे ही तुम्हारा हाल बनाते रहेंगे यदि रिजिम रह जाता है। तो यदि रिजिम नहीं रहेगा तो फिर तो चेंज हो सकता है सिनारियो, यदि रिजिम रह जाता है तो। चौथा चीज़ ये है कि पूरा गल्फ ये सोचेगा जब भाई जब ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है तब तो ये इतना क्या है, यदि न्यूक्लियर आ जाएगा तब तो हम एक तरीके से ईरान के अंदर में काम करने वाले रहेंगे, ईरान के कॉलोनी बन के रह जाएंगे फिर। ये भी हो सकता है। चौथा चीज़ ये भी है कि ईरान इसको एक तरीके से रिलीजियस वॉर की तरफ भी देने की बात उसके माइंड में चल रहा होगा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ करने की। क्योंकि अब देखेंगे, अब फिर बोलेंगे भाई तू ये मुस्लिम कंट्री पे ही अटैक कर रहा है, लेकिन मुस्लिम कंट्री पे अटैक कर रहा है लेकिन क्या क्या रहा है, हम अटैक जो कर रहे हैं जो भी है यूएस का वहाँ पे एसेट्स है उस पर हम अटैक कर रहे हैं, हमें उस कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मे बी वहाँ का जो पॉलिसी मेकर है वो ना आए, तो वहाँ पर वहाँ के पब्लिक जो है वो ईरान के साथ आए। जो भाई सही तो कह रहा है, ये यूएस की वजह से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, हम सब मिलकर फाइट करेंगे। ये भी हो सकता है। आप ये देखो कि साइप्रस पे क्यों अटैक किया ये ईरान ने। साइप्रस पे अटैक करने क्या वजह थी? तो उसका तो एक ही वजह है कि जो भाई जितने भी वेस्ट है सब एक साथ आ जाए, तो फिर हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बताएं ना जो देखो ये जितने भी क्रिश्चियनिटी है सब मिलके, जुडाइज्म है सब मिलके अटैक कर रहा है, तुम लोग ये इसको दे रखे हो। तो एक तरीके से ये क्रूसेड की तरफ और ये रिलीजियस वॉर की तरफ इसको एक एक बनाया जाए। अब हम इसमें एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि जब 90s में इराक और कुवैत के बीच में वॉर चल रहा था, तो फिर इराक ने क्या किया कि उसने इस वॉर को एक रिलीजियस वॉर या अरब इजराइल वॉर देने के चक्कर में उसने क्या किया कि इजराइल पे अटैक किया कि जो भाई इजराइल पे अटैक करेंगे तो इजराइल हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम उसको बता देंगे पूरे अरब को बोलेंगे देखो देखो ये जो है इजराइल या जो जूस है वो मुस्लिम के ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर जितने भी अरब है हमारे सपोर्ट में आ जाएगा। ये हुआ था 90s में जब इराक कुवैत का चल रहा था, तो सद्दाम का जब गवर्नमेंट था उस टाइम की सरकार थी तब। लेकिन उस टाइम अमेरिकन ने अपना दिमाग या अपनी स्ट्रेटजी का यूज़ करके इराक को इजराइल को बोला जो कोई नहीं ये देखो ये भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये इसको अलग रूप देने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर रहा है, दो चार मिसाइल भी छोड़ रहा है, तो तुम मतलब भावना में मत बहो, तुम अभी अस्थिर मतलब धीरे से रहो, अपना आराम से रहो। तो ये करके उस चीज़ को ख़त्म किया था, क्योंकि कुवैत को सपोर्ट कौन कर रहा था? कुवैत को सपोर्ट उस टाइम यूएसए, सऊदी ये सब मिलके कर रहे थे। तो ये एक हिस्ट्री में ये बहुत बार ऐसा हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे ईरान की ये हम ऑब्जेक्टिव है इसके ऊपर जितने भी गल्फ़ के ऊपर अटैक करने का पीछे सबसे बड़ा ये है कि गल्फ़ के लिए ये परेशानी है, जितने भी सऊदी हो गया यूएई इसके लिए ये परेशानी है, क्योंकि अब यदि देखोगे आने वाली फ्यूचर के टाइम में लोग कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑयल का इम्पोर्टेंस बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो कम कम होगा, सब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है ये है तो
तो इसीलिए जितने भी गल्फ़ कंट्री है वो अपने इकोनॉमिक जो प्रोफ़ाइल है उसमें चेंज ला रहे हैं। सब जैसे कि दुबई क्या आ गया, वर्ल्ड का फाइनेंशियल हब बनने के लिए बनने जा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, मतलब एक तरीके से एक इकोनॉमिक जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर रहा है, ऑयल की डिपेंडेंसी कम कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमी को कर रहा है। तो ये सब कब होगा, इन्वेस्टर कब आएगा, या इंडस्ट्री वहाँ पे कब लगेगा, या फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, जब तक किसी भी कंट्री का सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होता है तब। अब क्या होगा, जितने भी ये गल्फ हैं सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, जब भाई हमारी सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग नहीं है तो हमारे पास तो इन्वेस्टर आएगा नहीं। तो जितने भी जैसे एना इंडियन भी बहुत रहते हैं वहाँ पे जाके, सब वहाँ पे जाके बसते हैं। तो आने वाले टाइम में तो ये तो होगा, लोग जाने से पहले तो सोचेंगे जब भाई जाओगे कल वहाँ पे अटैक हो जाएगा तो इससे अच्छा नहीं जाना रहेगा। तो गल्फ के लिए ये क्वेश्चन रहेगा जो भाई हम इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आने वाले टाइम में ये रहेगा। जो सेफेस्ट सिटी बोला जाता है दुबई को, रियाद को, दोहा को, ये जितने भी सेफेस्ट सिटी जो बोला जाता है, तो उस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अम, तो ये सब भी सोचेंगे जो आप क्या करें। तो उसके लिए हो सकता है कि ईरान फिर उसके साथ वो करे जो भाई तुम यूएस हटाओ तो फिर सेफेस्ट हो जाओगे, यूएस को हटाओ तो सेफेस्ट हो जाओगे। या फिर जो अब्राहम अकॉर्ड है, इजराइल और ये सब मिलके एक बनाएगा कि भाई ये करें, हम लोग अपनी सिक्योरिटी पैक्ट बनाए, अब्राहम अकॉर्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर या फिर यूएस के साथ ही ये लोग फिर और स्ट्रॉन्गनेस है, या फिर रिजिम यहाँ पे चेंज हो जाए ईरान के अंदर और फिर प्रो यूएस गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर हो सकता है ये तो अब फ्यूचर में देखने में क्या होता है वो देखा जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये लोग भी अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाए। तो क्योंकि देखो मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में ये कितना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे, कितना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फिर सेफेस्ट नहीं रहेगा ना। रेवलरी तो हमेशा चलता रहेगा, फिर रेवलरी रहेगा तो फाइट हमेशा चलेगा, सिया सुनी का फाइट चलेगा, अदर अदर फाइट चलता रहेगा। तो वो तो फ्यूचर में देखेगा, सब डिपेंड करता है रिजीम के ऊपर। और रिजीम को ख़त्म करना है दो तीन बात पे डिपेंड करता है। एक तो वहाँ की जो उसका आर्म एमिनेशन है ईरान का वो ख़त्म हो जाए। सेकेंड है कि उसकी जो जो कंट्रोल है पूरे आईआरजीसी का, ईरान के अंदर जो पब्लिक बाहर नहीं आ रहा है वो पब्लिक आए, वो चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है कि जो भाई वहाँ का जो रिजीम है वो कितने लोगों को अपने सपोर्ट में लेके आएगा। ईरान की कल्चर, ईरान की हिस्ट्री, ईरान का ईरान की जो इमोशंस है, इस सब को पब्लिक के अंदर भर के और उसको अपने सपोर्ट में लाके प्रो रिजीम बनाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन वो तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। चौथा चीज़ ये हो सकता है कि रिजिम को ख़त्म करने के लिए बूट ऑन द ग्राउंड यूएस कर सकता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि चाइनीज़ की बात करेंगे। यदि हम चाइना का बात करेंगे, जो आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो जियो पॉलिटिक्स होगा, उस जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। चाइनीज़, या ये कहते हैं ना कि जो भाई चाइना मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हो गया, यूएस को बीट कर देगा हर एक फ्रंट पे, ये करेगा। बहुत सारे हैं कि जो भाई चाइना भी बहुत स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो भाई यदि तुम स्ट्रांग हो गए हो तो तुम कितना सपोर्ट कर रहे हो। यदि तुम ताकतवर हो, किसी कमज़ोर को कोई मारता है, तो जो दूसरा ताकतवर होता है वो आता है ना वहाँ पे दादा बनने, भाई क्यों मार रहे हो इसको, ये बच्चा है, ये परेशान, ये बच्चा है, ये परेशान कर रहा है, नहीं करेगा तुमको परेशान, इसको छोड़ दो। तो ये जब दूसरा आता है तभी तो पता चलता है जो भाई तुम भी ताकतवर हो, तब दोनों ताकतवर देख लेते हैं जो भाई इसके पास भी ताकत है, तो वो फाइट नहीं करते हैं, फिर बच्चा उसमें बच जाता है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे फिर ये चाइनीज़ को देखा जाएगा कि भाई चाइना जो वर्ल्ड में दूसरे कंट्री को बोलता है हम आपको सिक्योरिटी देंगे या हम आपको इकॉनमी को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है आने वाले टाइम में देखा जाएगा इस वॉर के बाद। दूसरा चीज़ ये है, चाइनीज़ यहाँ पे ये करेगा, मे भी हो सकता है कि डायरेक्ट, मे भी क्या, डायरेक्ट चाइनीज़ नहीं आए, चाइनीज़ नहीं आए, लेकिन चाइनीज़ यहाँ पे ये कर सकता है कि जो उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है या जो उसका टेक्नोलॉजी है उसको एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है यहाँ पे, ईरान को अंदर अंदर दे, अंदर अंदर उसको भेजेगा और बोलेगा जो तुम इसको एक्सपेरिमेंट करो, तुम इसको यूज करो, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। तो इससे हो सकता है कि चाइनीज़ को जो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो चाइनीज़ और यूएस के बीच में डोमिनेंस को लेकर चलता रहता है, ताइवान को लेकर चलता रहता है, तो एक इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड हो जाएगा। चाइना के लिए जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितना स्ट्रांग है, वो चीज़ हो सकता है। अब ये देखेंगे जब
कह सकते हैं कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जो कहते हैं ना टू पोलर वर्ल्ड, तो उस टाइम यूएसएसआर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया था। टू पोलर वर्ल्ड में यूएसएसआर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया था इस फॉर्म में कि जब क्यूबा के अंदर यूएस का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिदल कास्त्रो को हटाने के लिए, जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो यूएसएसआर ने अपना स्टैंड दिखाया, वहाँ पे भेजा था अपनी जो उसका न्यूक्लियर एसेट्स है उसको भेजने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया था, जब भाई तुम ताकतवर हो, तुम किसी को सताओगे तो हम हाँ, आएँगे उसको हेल्प करने के लिए। या फिर जो सुएज़ क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम भी यूएसएसआर ने दिखाया, बोला कि जो भाई हम इसको जितने भी ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल सबको बोला जो भाई तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दागेंगे। ये चीज़, या फिर जो कोरिया क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम भी यूएसएसआर आया था, जब अमेरिकन ने अटैक किया था। जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया था, तो अमेरिकन का जो साउथ कोरिया के सपोर्ट में आया था, तो फिर यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था नॉर्थ कोरिया को। तो कोल्ड वॉर के टाइम में ये दोनों पावर के बीच में चल रहा था। अभी यदि ये दिखाएगा, मतलब मल्टीपोलर, मतलब टू पोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, या फिर ये जो चाइनीज़ कहता है कि हम भी अब बहुत स्ट्रांग हो गए, हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ ये है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ये है, तो उसको दिखाना पड़ेगा, तभी ये न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज ये चाइनीज़ का जो आने वाले टाइम में जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होगा, या जो उसको कम होगा, उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि नेटो के बारे में देखते हैं। आप ये देखे होंगे कि जो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने कैटेगरिकली बोला है कि जो भाई हम यहाँ पे जो हम आप एक डिफेंसिव पोस्चर रखेंगे, और हम डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। या फिर जिस तरीके से साइप्रस पे ईरान ने अटैक किया था, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, यदि आप ये देख रहे हो कि साइप्रस पे अटैक, या इधर जो नेटो का एसेट्स है, इधर फ्रांस का भी नेवल बेस है गल्फ के अंदर, इस सब पे अटैक किया है, फिर भी ये नेटो के मेंबर है वो कुछ नहीं कर रहा है। इसके पीछे हो सकता है कि रशियन और चाइनीज ने बोला होगा, जो देखो तो थोड़ा सा इस सब पे अटैक करके नाटो का क्या इसमें रिएक्शन होता है, वो देखने की, नाटो को चेक करने के लिए वो हो सकता है करवाया होगा ईरान के थ्रू। या फिर ईरान भी, दूसरा एक ये भी हो सकता है कि ईरान इसको क्रूसेड या रिलीजियस वॉर के लिए नेटो वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड करने की कोशिश किया होगा। एक चीज़ ये भी हो, एक थ्योरी ये भी हो सकती है, दूसरी थ्योरी ये भी हो सकता है कि जो भाई चाइनीज और रशियन ने बोला होगा जो तुम थोड़ा सा देखो तो उसको अटैक करके क्या होता है नेटो का रिएक्शंस, तो उससे ये तो पता चलेगा जो भाई ये वेस्ट ब्लॉक कितना स्ट्रांग है। तो वेस्ट ब्लॉक कितना स्ट्रांग है वो तो दिख गया कि जो अमेरिका ब्रिटेन ने बोला कि जो भाई हम अभी अटैक में नहीं जा रहे हैं, हम इसके इस वॉर के अंदर नहीं है। ये चीज़ बोला है। इसके पीछे क्या रीज़न है, जब आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर को, तो और या ट्रंप जब आया है, ट्रंप 2.0 में देखोगे या ट्रंप 1 में भी देखोगे, तो नेटो का इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। आप ये देखे होंगे कि अभी नेटो का मीटिंग हुआ था, तो उसने बोला था ट्रंप, जो भाई तुम लोग अपने जीडीपी के 5-6% अपने डिफेंस पे खर्चा करो, तब जाके नेटो का कोई इम्पोर्टेंस रहेगा। या ट्रंप ये भी बोला था जब कि भाई नेटो में हम ही पैसा खर्च करते हैं, तुम लोग केवल मजा लूटते हो, सो हम नहीं करेंगे, नेटो का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। या फिर ये भी देखे होंगे किस तरीके से जो ज़ेलेंस्की है उसको बुला-बुला के किस तरीके से डाँटता रहता था, वो भी देखे होंगे। या फिर ये भी देखे होंगे डोनबास, लुहांस्क, ये सारे रीजन जितने भी है, रशियन ने जितने भी उसको एनेक्स किया है, सबको बोल रहा है कि भाई तुम दे दो, दे दो, दे दो। शांति आ जाएगा, पीस आ जाएगा, हमें नोबल मिलेगा। ये ट्रंप आने के बाद इसने किया। इससे नेटो नाराज़ हो गया था, जितने भी यूरोपियन थे, ये इससे नाराज़ हो गया था कि भाई इस तरीके से तुम कैसे कर सकते हो, नेटो को कैसे वीक कर सकते हो। यदि पीस पे आते हो तो भाई पीस का जो एग्रीमेंट होगा, या तो इसमें अलग प्रपोजल या अलग ऑफर रख सकते हो, जो ज्योग्राफिकल एनेक्सेशन हुआ है उसको ख़त्म, वहाँ से हटाओ, या फिर बोलो कि जो भाई हम अपना मिसाइल या नेटो के मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन जो एरिया रशियन ने उसको लिया है, तो हाँ, लुहांस का दोनबास, उस सबको वापस करवा दो। मे भी हो सकता है ये दिया होगा, लेकिन रशिया इस पे मानने वाला नहीं है। तो नेटो के अंदर वो चीज़ आ गया था। या फिर टैरिफ वॉर में वेस्ट को, किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा, पर ट्रंप ने टैरिफ ब्रिटेन से लेकर सारे कंट्री पे लगा दिया। क्योंकि आप ये भी देखोगे कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है, अभी देखोगे कि
जो जर्मन के जो प्रेसिडेंट, जर्मन के जो प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ के चांसलर है, वो गए थे चाइना चाइना मीटिंग के लिए। उसके बाद जो ब्रिटेन है वो भी गया था चाइनीज़ के साथ। स्पेन भी गया था, फ्रांस भी, जितने भी यूरोपियन है वेस्ट के, जितने भी पावरफुल कंट्री है, सब चाइना के साथ ट्रेड इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री कोलैब नहीं होगा, लेकिन ट्रेड इकोनॉमी इस सबको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक चीज़ यही दिख रहा है कि यहाँ पे कि भाई यूरोपियन भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश, मतलब है, लेकिन और कोशिश करने की कर रहे हैं। और अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन के साथ अच्छा रिलेशन है, वहाँ पे कल्चरल वल्चरल ये जो भी है, रिलीजियस सारे उसके सेम है। लेकिन इसके साथ साथ भी जिस तरीके से नेटो को वीक करने की कोशिश किया, नेटो को कमज़ोर करने की कोशिश किया, तो उसमें वो जब भी अपना रिएक्शन यहाँ पे ये दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर एक असेसमेंट कह सकते हैं। और इसमें हम इंडिया का क्या पॉलिसी है, इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो हम कभी नेक्स्ट में देखेंगे, इंडियन की क्या रही है। लेकिन यहाँ पर मेन 3-4 बात सामने निकल के आया। एक तो यूएस की ऑब्जेक्टिव यही है कि रिजिम चेंज हो, न्यूक्लियर वेपन की जो ये सपना है ये ना रहे, क्योंकि न्यूक्लियर बना लेगा तो हो सकता है कि पूरे इधर सबको डराएगा। और क्योंकि ये वॉर आज ना कल ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद ये चीज़ हो सकता है कि ये पूरे अरब को डराएगा। फिर अरब को डराएगा क्या, ब्लैकमेल करेगा कि भाई तुम यूएसए को यहाँ पे रखोगे तो हम तुम पे ऐसे ही करते रहेंगे। तो फिर अरब वर्ल्ड में एक फियर, मतलब वो चीज़ रहेगा। हाँ, एक चीज़ हम भूल गए हैं कि ये है कि अब ये वॉर जो है यूएस के ईगो पे हम आ सकता है या आ गया है। क्योंकि यहाँ से यदि यूएस पीछे चला जाता है, या मतलब विदाउट रिजीम को चेंज किए हुए यहाँ पे कोई रेजोल्यूशंस पे आता है या कोई पीस प्रोसेस में आता है, तो उसके बाद जो फिर रिजीम आएगा, वो पूरे जो अरब वर्ल्ड है उसको फिर वहाँ पे डोमिनेंस करेगा ही करेगा। वो फिर दिखाएगा ना फिर मुस्लिम वर्ल्ड में, भाई भाई देखो, हम अकेले 10-10 12-12 कंट्री को अकेले फाइट किए हैं, सबको धूल चटा के रख दिए हैं, फिर हमारे साथ पीस पीस में आया है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि फिर यूएस को सब बोले जो भाई तुम तो कह रहे थे रिजिम को चेंज कर देंगे, तुमसे तो नहीं हुआ, तुम किस बात की पावरफुल कह रहे हो, तुम क्या हमें सिक्योरिटी दोगे, एक छोटा सा कंट्री जिसको तुम सैंक्शन लगाए हुए 20 साल से, वो भी तुम्हारे साथ फाइट किया, और वो तुम उसको कुछ जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था जो तुम कह रहे थे उसको पूरा नहीं कर पाए, रिजिम तुम चेंज नहीं कर पाए। हाँ, तो एक इसका ये यदि यूएस का प्रोफाइल नीचे जाएगा तो वो फिर चाइनीज आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, बोलेगा कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे, हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, सारे कंट्री कर सकते हैं, हम तुम्हारे बीच में पीस प्रोसेस करा देंगे। आपको याद होगा कि आज से 1-2 साल पहले, आई थिंक 1 साल पहले, कि सऊदी और ईरान के बीच में एक हाथ मिलवाया था चाइना बीच में आके। क्या दिखता है, चाइना चाहा कि जो भाई हम रसिया को ये करके हम इस यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करें, और यूएसए को हटा के वैक्यूम बना के यहाँ का कंट्रोल हम ले अपने हाथ में। ये सब कुछ अभी चल रहा है, तो ये यूएस की ईगो पे आ चुका है। क्योंकि यदि रेजिम नहीं चेंज होता है तो ये जो पॉलिटिक्स या इसका चेंज हो सकता है, मतलब ये इम्पोर्टेंस या इसका जो कह सकते हैं कि यूएस का प्रोफाइल उससे नीचे जाएगा। ठीक। चौथा मेन दूसरा चीज़ ये है कि जो भाई यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, और ट्रम्प का नेचर क्या है, कि जो भाई उसको नेचर ये है कि भाई उसको हम ये चीज़ मान के नहीं कह सकते हैं कि जो भाई वो एक बात पे टिका रह सकता है। हो सकता है कल ही बोले कि जो भाई नहीं, अब हम नहीं डरेंगे, हमारा पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम जा रहे हैं, तुम अपना देख लो। ये भी है कि भाई इजराइल का कितना स्टेक है यूएस के अंदर, ज्यूस लॉबी है वहाँ पे, ये भी है। अब यदि इस हाल में छोड़ के चला जाएगा इजराइल को, तो फिर इजराइल का क्या होगा आने वाले टाइम में, वो भी है। लेकिन यूएस ट्रम्प की नेचर क्या है, वो भी है कि बीच में छोड़ के चला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ अमेरिकन पेंटागन है, वो इसको छोड़ नहीं सकता है, और जो यूएस कांग्रेस है उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये अमेरिकन ईगो पे आ जाएगा, यहाँ से रिजिम ना चेंज करा के, होता है ना, एक भाई गलती कर दे तो फिर दूसरा भाई देखता है भाई गलती कर गया या गलती किया या सही किया, जो भी किया साथ तो देना ही पड़ेगा।
तो फिर ये यूएस पे आ जाएगा, तो फिर ईगो की वजह से हो सकता है कि जो कांग्रेस है या जितने भी यूएस के पॉलिसी मेकर है ये इस चीज़ को सपोर्ट करे। ये चीज़ भी तीसरा चौथा ये भी है कि जैसे बॉडी बैग है यूएस का, वो पहुंचेगा वहाँ पे, तो हो सकता है एक पब्लिक ये क्रिएट हो कि जो भाई हमें क्या ज़रूरत था, हमें उस पर अटैक करने का क्या ज़रूरत था, हम क्यों किए ये। हम्म, और यूएस का तो ये है कि कहना है जो भाई ये न्यूक्लियर बना लेगा, न्यूक्लियर आर्म्स बना लिया। और ये जो आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो आईसीबीएम कहते हैं, जो भाई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाता है, 10,000 किलोमीटर तक का रेंज मान के चलिए, इस रेंज का बना लेगा। तो एक तो नॉर्थ कोरिया पाल रखे ही हो, ये तो ये कह सकता है ना जो भाई वहाँ के पॉलिसी मेकर, एक तो नॉर्थ कोरिया पाल रखे ही हो वहाँ पे, हाँ। और दूसरा ये यहाँ पे ईरान निकल के आएगा तो ये एक न्यूक्लियर बनाएगा, दूसरा आईसीबीएम बनाएगा, तो फिर देखो फिर वो हमेशा हमें धमकाता रहेगा। हम्म, वो हमेशा धमकाता रहेगा। और जहाँ जितना भी यूएस का एसेट्स है गल्फ के अंदर, वो सब क्वेश्चन मार्क्स में आ जाएंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो ये एक असेसमेंट है, हो सकता है ये एक आने वाले फ्यूचर में क्या होता है वो देखा जाएगा। अब हम कभी नेक्स्ट में देखेंगे इंडिया का स्टेक, इंडिया की क्या पॉलिसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक अनएडिटेड होता है, तो इसमें एडिट वेडिट कुछ होता नहीं है, तो मे बी आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।